जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग DSSS की पीजीटी ज्योग्राफी के सॉल्व पेपर 2021 वाला जो पेपर है DSSS का उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले जो 50 क्वेश्चंस हैं 2021 वाले के, इसको मैंने पहले वाले जो एक पार्ट है उसमें मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिए, उसका कंटिन्यूएशन सीरीज है ये। इसमें 50 क्वेश्चंस मैंने पहले ही सॉल्व कर रखे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे। फिफ्टी वन क्वेश्चन है, when the sun earth moon come in the position of quadrature then which tide it caused। तो नीप टाइड होती है जब सन अर्थ मून ये कह सकते हैं क्वाड्रेचर की फॉर्म में होती है, तब क्या होता है नीप टाइड होती है। लघु मतलब सबसे छोटा टाइड होता है उसमें। जब वो सीधे सीधे होते हैं तब सबसे बड़ा टाइड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज हायर, अगर सैलिनिटी ज्यादा होगी तब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा। यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो हिमांक कम होगा। महासागर की लवणता कम है तो हिमांक अधिक होगा। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोअर। क्वेश्चन नंबर 53, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इवेपोरेशन का रेट किस पे नहीं डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द विंड एनर्जी, विंड का एनर्जी की अवेलेबिलिटी क्या है, इस पे इफेक्ट करता है, वो आप लोग बताइए। वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस पे करता है। टेम्परेचर ऑफ एयर एंड सरफेस, द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस मॉइस्चर। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ विंड एनर्जी, क्योंकि विंड तो हर जगह पे डिपेंड करता है, विंड तो हर जगह पे होती है। तो ये जो तीन फैक्टर हैं ये मेन फैक्टर हैं, इनकी वजह से ही मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द कैनो क्रिस्टल्स रिवर इज आल्सो नाउन बाई विच नेम। इसको बोला जाता है लिक्विड रेनबो। ये कहाँ फ्लो करती है ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। कैनो क्रिस्टल नदी को तरल इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। ये कोलंबिया से प्रभावित होती है। इसे 5 रंगों वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कैनो क्रिस्टल्स रिवर, इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, क्रिस्टल, कोलंबिया, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मड बाई मरी, द कलर ऑफ ब्लू मड अराउंड द ओशन इज सिंपली ब्लूइश ब्लैक ड्यू टू, ये ब्लूइश क्यों कलर हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से, आयरन सप्लाई की वजह से जो समुद्र के पास में जो मड होती है उसका ब्लू मड हो जाता है, जो मुर्रे ने क्लासिफाई किया था। मुर्रे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले रंग की का रंग नीला काला लोहा सल्फाइड की उपस्थिति के कारण होता है। मरे महोदय ने आधार पर नीला रंग, नीले पंख, लाल पंख, हरा पंख ने व्यक्त किया है। लोहों के सल्फाइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों में नीला पंख का निर्माण होता है, जो कि प्राय जलमग्न तटों पर गहरे भागों में पाई जाती है। इसका वास्तविक रंग नीलापन लिए काला होता है तथा चूने का अंश 35% होता है। अटलांटिक महासागर, भूम सागर, आर्कटिक बंद सागर में नीले पंख का निक्षेप अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली सीक्वेंस्ड इन द डिक्रीजिंग ऑफ द परसेंटेज इन ईयर। ईयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन। इनका परसेंटेज भी आप लोगों को याद होना चाहिए, तो अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड फूड डेल्टा। डेल्टा ऑफ द मिसिसिपी इन द यूएसए, वो बनाती है वर्ल्ड फूड डेटा। ये कहाँ फ्लो करती है, यूएसए में करती है। यूएसए में जो नदन प्लेन है उनके वहां पे फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 58,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन? सैलिनिटी पे कौन इफेक्ट करता है? तो 1 2 3 4 फैक्टर। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में एवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन बारिश भी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, तो वहाँ उसकी वजह से भी होती है। प्रेसिपिटेशन बारिश की वजह से तो होती है। ठीक है। और जो रिवर्स अपना फ्रेश वाटर लेके आती हैं उसकी वजह से सैलिनिटी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, विच वाई एंशियंट मेरिनर्स कॉल्ड वेस्टर्ली विंड एज फ्यूरियस फिफ्टीज? क्यों बोला इसको? क्योंकि ये 50 डिग्री लैटिट्यूड पे फ्लो करती थी। बिकॉज वेस्टर्ली विंड आर मोर फोर्सफुल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, 50 मीन 40 डिग्री से 60 डिग्री तक, इसीलिए इसको फ्यूरियस 50 बोला जाता है। ठीक है। रोरिंग 40s किसे बोला जाता है? ट्रेड विंड को। फ्यूरियस 50s। क्वेश्चन नंबर 60, बेस्ड ऑन देयर हाइट above the ground, which type of cloud can have a base of 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर में क्या होगा? तो हाई क्लाउड्स होते हैं। 10 किलोमीटर मतलब बहुत ऊपर हो गया, तो वहां पे मैक्सिमम हाई क्लाउड थे, उनका नाम होता है सिरस, सिरस क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following factor does not affect the horizontal distribution of the temperature of the ocean? तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर बोला गया है। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, इससे तो इफेक्ट होगा। शेप ऑफ द ओशन, इससे भी हो सकता है। प्रेवेलिंग विंड ओशन करंट से भी हो सकता है। लाइन ऑफ द लेटीट्यूड से भी हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरमाउंटेन प्लेटू? कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू। इंटरमाउंटेन प्लेटू क्या होते हैं? जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हों। जैसे तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है पूरा, और यहाँ पे क्या है? तिब्बतन प्लेटू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मैच 1 एंड 2, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी ये दी थी दिल्ली। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफरे। जियोसिंक्लाइन थ्योरी होबर। थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी होल्म्स की है। तो ये सारी थ्योरीज हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following statement is the correct regarding the vertical subsurface crop section of hydrologic zone? तो इसका आंसर है 1 2 3 तीनों। The zone of aeration is the topmost zone lying immediately under the surface of the earth. अर्थ के जस्ट इमिडिएटली नीचे क्या होगा? जोन ऑफ एरेशन होगा, यहाँ से हवा आ जाएगी अंदर। सेकंड क्या है? द सरफेस सेपरेटिंग द जोन ऑफ एरेशन फ्रॉम द जोन ऑफ सेचुरेशन, इसको बोलते हैं वाटर टेबल। यहाँ वाटर जोन ऑफ सेचुरेशन है, एरेशन है, तो बीच में क्या होगा? वाटर टेबल होगा। द जोन ऑफ कन्फर्म्ड वाटर प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है। कन्फाइंड वाटर जो जोन है उसी से पानी मिलता है इन लोगों को, तो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन? मतलब सैलिनिटी में नीचे की तरफ जब ओशन, ये ओशन है, तो नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो क्या, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? सैलिनिटी ऑफ द ओशन इंक्रीजेज इन मिड लैटिट्यूड अप टू द सर्टेन लिमिट, देयर आफ्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। मतलब कुछ जब हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे सैलिनिटी कम है, यहाँ पे बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सैलिनिटी ऑफ द ओशन इंक्रीजेस, यहाँ नॉर्मल था सैलिनिटी, यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ अंदर दोबारा से कम स्टार्ट हो गया, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 66, considering the distribution of fresh water on the earth, which of the following is correct?
आंसर है ग्राउंड वाटर में 30% ऑलमोस्ट होता है फ्रेश वाटर। ग्लेशियर में होता है अराउंड 70%। लेक्स में 2.5 नहीं होता। लेक्स सतही जल में देखो आप लोग कैलकुलेट ही कर लोगे तो फिर कुछ 1.4% बचेगा। इसी वजह से ये गलत है। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। If out of 200 unit of solar radiation reaching the outer atmosphere, 4 unit are absorbed by the earth albedo, 38 unit are absorbed within the atmosphere, 38 are received as direct radiation, 46 are received as diffused radiation, 10 unit received as scattered radiation, then what unit of effective solar radiation is actually absorbed by the atmosphere and earth land sea surface? इसका आंसर होगा 132। ये कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन पढ़ लो आप लोग। जैसे यदि बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सौर विकिरण की 200 यूनिट है, ठीक है, तो 4 इकाई पृथ्वी के एल्बिनो द्वारा परावर्तित की जाती हैं, तो ये तो कैलकुलेट नहीं होगी। 38 इकाइयां वायुमंडल के भीतर अवशोषित की जाती हैं, इनको कैलकुलेट करो। 38 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। जब आप लोग इनको कैलकुलेट करेंगे ना तो 132 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके देखिए। 38, 38, 46, 10, 4। क्वेश्चन नंबर 68। Which of the following group of lake is correctly sequenced in the ascending order of the amount of salinity present in them? Ascending order मतलब घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा होता है ग्रेट सॉल्ट लेक, फिर डेड सी, फिर लेक बेन। सॉल्ट लेक में कितना होता है 220%। फिर होता है 238। डेड सी सबसे ज्यादा होता है वॉन लेक में। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा लेक बेन में। असेंडिंग ऑर्डर था तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर लेक बेन में सबसे ज्यादा, फिर डेड सी, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक। 69 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स उसके कंपेरिजन में कितना है, तो वो होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली वन। इट मेजर्स हाउ क्लोज अ गिवन पार्सल ऑफ एयर इज टू सैचुरेशन एट द गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें बोला है मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रीच ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर। नो, ये आफ्टरनून वगैरह में होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट एयर नहीं होगा, एयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वर्ल्ड इज लेवल्ड एज असर्शन, सेकंड है रीजन। असर्शन क्या है? स्ट्रेटोस्फियर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज प्रिफर्ड टू फ्लाई एरोप्लेन। ये तो आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन उड़ते हैं। क्यों फ्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लाउड्स नहीं होते। ये ट्रोपोस्फियर के ऊपरी वाली लेयर है, मतलब 30 किलोमीटर से जब ऊपर जाते हैं ना तो कोई भी क्लाउड्स नहीं होते समताप में पर। तो यहाँ पे जो एरोप्लेन है वो काफी अच्छे से उड़ते हैं। ठीक है, फ्लाई करते हैं। रीजन क्या है? स्ट्रेटोस्फियर लेयर इज रिलेटिवली स्टेबल एंड कैरेक्टराइज बाई वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता क्योंकि यहाँ तो स्टेबल रहती है ना एयर, तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होगा ही नहीं क्योंकि इतना ऊपर तक एयर जाती ही नहीं है। मैक्सिमम जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है ना वो 1-2 किलोमीटर तक होता है। 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट चिनूक? चिनूक क्या है? एक कोल्ड विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है। ठीक है, और इसे स्नो ईटर भी बोलते हैं। यहाँ से आती है, या रॉकीज है, रॉकीज, तो रॉकीज से टकराते हुए ऊपर से फिर यहाँ प्लेन एरिया में जाएगी। तो यहाँ जितना भी बर्फ है उसको पिघला के, तो इससे इसे चिनूक रिवर बोलते हैं, चिनूक विंड बोलते हैं। 1 और 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड गलत है। These are the local vertical wind largely influenced by weather condition in
अफेक्टेड लोकली। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या है, दीज विंड आर नोन बाय द नेम ऑफ फोन इन द यूएसए। फोन नहीं बोला जाता, फोन इनको यूरोप में बोला जाता है, इसीलिए ये गलत हो गया। थर्ड क्या है, चिनूक विंड्स आर कॉल्ड स्नो ईटर। हाँ, स्नो ईटर तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, ग्रीन माउंटेन कहाँ पे है? अमा डबलम माउंटेन, टेबल माउंटेन, रेनबो माउंटेन। देखो, रेनबो माउंटेन कहाँ पे है? चीन में। ग्रीन माउंटेन है यूएसए। अमा डबलम माउंटेन है नेपाल। टेबल माउंटेन है साउथ अफ्रीका। तो ये और जो ये है अमा डबलम माउंटेन, ये दोनों सुने होंगे। ग्रीन माउंटेन नहीं सुना होगा, रेनबो माउंटेन नहीं सुना होगा, तो उनको याद कर लो कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिस्पर्सन ऑफ एनिमल इन्वॉल्व्स मास एक्सोडस? सामूहिक निर्गमन शामिल किस में होता है? तो डी, रैपिड डिस्पर्सन में होता है। रैपिड डिस्पर्सन प्रकार के जानवरों में प्रक्षेपण में सामूहिक निर्गमन शामिल है। डिस्पर्सन किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर या पृथ्वी पर समय समय पर जीवों का प्रसार या बिखराव होता है। पौधों और जानवरों द्वारा दोनों में फैलाव आमतौर पर प्रजनन के समय होता है। फैलाव को प्रजनन के लिए व्यक्तिगत जीवों की उसके जन्म स्थल से अन्य स्थानों पर आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये जैसे मैक्सिमम साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो साउथ की तरफ जाते हैं गर्मियों के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर आते हैं। ऐसे एलिफेंट जाते हैं। तो ये मास एक्सोडस होता है, ये रैपिड डिस्पर्सन के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सटेंसिव किंगडम ऑफ ऑल द फ्लोरल किंगडम? तो होता है बोरियल किंगडम। मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लोरल किंगडम है। बोरियल क्षेत्र सभी वनस्पति साम्राज्यों में से सबसे व्यापक साम्राज्य है। इसके अंतर्गत मध्य अमेरिका को छोड़कर समस्त उत्तर, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक देशों को सम्मिलित किया जाता है तथा ये सभी वनस्पति जगत में सर्वाधिक विस्तृत हैं। इसके अंतर्गत कई उप जगत तथा प्रदेश को निर्धारित किया जाता है, जैसे भूम सागरीय प्रदेश, राकीय पर्वतीय प्रदेश, अटलांटिक उत्तरी अमेरिकी प्रदेश। ठीक है, तो बोरियल रीजन याद रखना अच्छे से। मोस्ट एक्सटेंसिव किंगडम है फ्लोरल किंगडम का। मैक्सिमम जो फ्लावर्स हैं वो इन्हीं रीजन में ज्यादा ब्लसूम होते हैं, मतलब मैक्सिमम खिलते यहीं पे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, a particular category of physical system consisting of organism and inorganic component in a relatively stable equilibrium, open and of various size and kinds is defined as, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में many kinds of birds, animals सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, तो वो इकोसिस्टम होता है। ये एसी ट्रांसलेट ने 1935 में सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो इसको याद रखना है। ठीक है, 76, which of the following period was characterized by the first appearance of vertebrate animal? सबसे पहले कब आए थे? ऑर्डोविशियन पीरियड में वर्टिब्रेट एनिमल आए थे। वर्टिब्रेट होते हैं जिनका रीढ़ की हड्डी होता है, तो ये आए थे ऑर्डोविशियन पीरियड में। तो पूरा जब आप लोग इस क्लास 11th में दिया गया है, ये पूरा पीरियड के बारे में पूरा जानकारी है, उसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 77, इन द कैलिफोर्निया मेडिटेरियन बायोम द श्रब कम्युनिटी इज नाउन बाई विच नेम? श्रब कम्युनिटी को बोले जाते हैं चैप्रल श्रब, कैलिफोर्निया में बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफी रिपीटेड हुआ है, ये सिविल सर्विसेज में भी आया है, चैप्रल श्रब। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस एनर्जी लॉस थ्रू रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं नेट। नेट मतलब होता है कि ग्रॉस में से जो डेप्रिसिएशन है उसको अगर हटा देंगे
तो नेट आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑरिजिन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ सरफेस बिगेन? कब स्टार्ट हुआ था ऑरिजिन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ प्लांट? मतलब ऑरिजिन हुआ और उनका कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था सिलुरियन और डेवोनियन पीरियड के टाइम पे। ठीक है। सिलुरियन तथा डेवोनियन काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति तथा उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। सेलुरियन काल आज से 440 मिलियन वर्ष पूर्व, कुल अवधि 40 मिलियन वर्ष में जलवायु शीतल होने लगी थी। वनस्पति विकास के कारण पर्याप्त भोजन सुलभ हो जाने के कारण विविध प्रकार के जंतुओं का आविर्भाव हुआ। डेवोनियन युग आज से 400 मिलियन वर्ष पूर्व, कुल अवधि 50 मिलियन वर्ष में आरंभिक जंतुओं के जीवन के रूप में अत्यधिक विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? इंडिया में कौन सा है? इंडो बर्मा रीजन है, बाकी अदर रीजन नहीं है। हिमालय हॉटस्पॉट इंडिया में 4 है, एक तो है हिमालयन हॉटस्पॉट, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, इसमें ईस्टर्न घाट दिया गया इसीलिए नहीं है, श्रीलंका हॉटस्पॉट, सुंडा लैंड हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन? कौन सा नहीं है? माइग्रेशन है, रिएक्शन है, न्यूडेशन है, एडजस्टमेंट नहीं है। 5 होते हैं, एक होता है विविस्त्रीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्त्रीकरण। Question number 82. On the basis of availability of organic matter, the heterotrophic animal are classified into which of the following 3 category? Heterotrophic एक होते हैं सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट और हेलोजोइक। इसमें ऑटोट्रॉप आ गया इसीलिए नहीं है। पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप और जूफाइट इसकी वजह से नहीं है, ये भी जूफाइट की वजह से नहीं है। इसमें ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो। हेटरोट्रॉपिक एनिमल तो सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, होलोजोइक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, मोनोक्लाइमिक्स थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द क्लाइमेक्स वेजिटेशन स्टेट दैट, ये क्या बोलती है? रीजनल क्लाइमेट इज द डोमिनेंट कंट्रोल ऑफ क्लाइमेक्स वेजिटेशन। जो मोनोक्लाइमिक्स थ्योरी है क्लाइमेक्स वेजिटेशन के बारे में बताता है कि जो रीजनल क्लाइमेट है वो डोमिनेंट कंट्रोल करता है क्लाइमेक्स वेजिटेशन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट? बायोस्फीयर में होते हैं ये तीनों, बायोटेक, अबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट, ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, बेल्ट, बेल्ट तो पता ही होगा कहाँ का है, ग्रासलैंड नहीं है, पंपास, डाउन, प्रेरीज, तो बेल्ट है अफ्रीका का, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, पंपास है साउथ अमेरिका, डाउन है ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में बताइए स्टेपी कहाँ का है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल निशेज आर करेक्ट? इकोलॉजिकल निशे क्या होता है? जैसे हम लोगों का घर होता है ना, ऐसे ही निशे होता है इकोलॉजिकल निशे, जहाँ पे कोई भी जो पक्षी है, पंछी हो गए या जानवर हो गए, उनका हैबिटेट होता है, ये घर होता है। तो इसके बारे में क्या दिया गया है? लॉ ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट नो टू स्पीसीज विल ऑक्यूपाई द सेम निश and compete for exactly the same resources in the same habitat for long time। मतलब कोई भी दो पंछी हैं या कोई भी दो जानवर हैं वो एक नीश में नहीं रह सकते, मतलब जंगल में एक ही शेर रहेगा, दो रहेंगे तो कंपटीशन होगा उन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है। सेकंड क्या है? मोर डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश इन कंपेरिजन टू द लेस डोमिनेंट स्पीसीज। पता ही है जो आदमी मतलब जो मैन है उनसे ही आप लोग पता कर सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं इसको, पावरफुल जो आदमी होता है जिसे नेता वगैरह समझ लो, तो मैक्सिमम स्पेस में रहता है। ठीक है। ऑक्यूपाई कर लेता है, बोलता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे नहीं बोलेंगे, जो लेस पावरफुल लोग होते हैं वो कम जगह में भी रह लेते हैं। ऐसे ही यही जो रूल है वो
नीश में भी अप्लाई होता है, तो सही बात है। इकोलॉजिकल नीश इज नॉट अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन रिसोर्स वेरिएबल। पॉपुलेशन रिसोर्स वेरिएबल की वजह से ये इफेक्ट नहीं होता है। ये इफेक्ट किसकी वजह से होता है? कंपटीशन की वजह से। ठीक है, तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87, एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कॉल्ड रामसर कन्वेंशन, ये किसके ऊपर था? वेटलैंड के ऊपर। कब आया था? 1971 में। इसमें क्या बोला गया है कि जो कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट लेक हैं जो कि खराब हो रहे हैं, तो उनको रामसर कन्वेंशन में डाल दिया जाता है, मतलब उनका रखरखाव अब इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय सेपरेटेड बाई मैन बाउंड्री थ्रस्ट। मैन बाउंड्री थ्रस्ट से कौन होता है? लेसर हिमालय और शिवालिक को मैन बाउंड्री थ्रस्ट, और ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से ग्रेटर हिमालय को करते हैं। ठीक है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट आप लोग याद रखिए, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है, एमबीटी। 89, एलुवियल सॉइल इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहाँ पे पाया जाएगा एलुवियल सॉइल? इंडो गंगेटिक प्लेन में। ठीक है, तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में मैक्सिमम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, इन द वेस्टर्न घाट जोग फॉल कहाँ पे सिचुएटेड है? गोवा में। कौन सी रिवर पे? शरावती रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटराइट सॉइल इज आर करेक्ट। लेटराइट सॉइल क्या होती है? रिच होती है आयरन में। क्वेश्चन नंबर 92, भाखरा नंगल डैम कहाँ पे है? सतलज रिवर पे। कहाँ पे सिचुएटेड है? पंजाब में। कब बना था? 1963 में। 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पीक ऑफ द कुमायूं हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंदा देवी। कुमायूं कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसकी हाइट कितनी है? 7817 मीटर, जो कि छोटी है कामिस, इसके बाद है। ठीक है, K2 से छोटी है, माउंट एवरेस्ट से छोटी है। इसके बाद कौन कौन से हैं? कामेत, इस कामेत इससे छोटा है। त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब छोटे हैं। नंदा देवी ज्यादा ऊंचाई पे। द फेमस डेल्टा सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मतलब मैंग्रोव क्या है? सुंदरी नाम के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा जहाँ पे समुद्र से मिलती है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 95, द डायनेमिक कंसेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मानसून, ये किसने किया था? मैंने आप लोगों को बताया था मानसून के बारे में, अरब जोग्राफर थे। तो डायनेमिक कंसेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मानसून वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्लोन। फ्लोन ने सबसे पहले बताया था। मानसून की उत्पत्ति के बारे में गणित अवधारणा फ्लोन द्वारा सामने रखी गई थी। इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति मौसम परिवर्तन के कारण वायु दाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जब इधर उधर हो जाता है उसके कारण इंडिया में बारिश गर्मियों के टाइम पे होती है। ये सब कुछ बताया था, फ्लोन महोदय ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से। कमेंट में बताओ 11 डिग्री से कौन सेपरेटेड करता है, 9 डिग्री से कौन है, 8 डिग्री से कौन है। अब 97 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोमिनेंट ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट का? तो टीक है। टीक मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मॉइस्ट है प्लस डेसिडस है। डेसिडस मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और जहाँ कम बारिश होती है, लेकिन ये मॉइस्ट भी है, तो मॉइस्ट का मतलब थोड़ा ज्यादा बारिश होगी, तो ये टीक है। टीक मैक्सिमम होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द हायर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी? कौन सी में होती है? तो ब्लैक सॉइल में होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है जब पानी उसको नहीं मिलता, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी आती है, तो मिट्टी चटक जाती है। ठीक है, तो इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, द कलर ऑफ रेड सॉइल क्यों होता है? रेड कलर क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड, आयरन की वजह से हो जाता है रेड मिट्टी का रेड कलर। ठीक है, 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोल डिजर्ट? पोल डिजर्ट के बारे में क्या गलत है? इट इज सराउंडेड बाई जास्कर माउंटेन इन द साउथ।
तो ये तो सही है। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है इंडिया में, जो तिब्बतन माउंटेन है वहां पे, उसको कोल्ड डिजर्ट बोला जाता है क्योंकि वहां पे ठंडा है प्लस डिजर्टिक एरिया है। तो ये जास्कर रेंज है इसके साउथ में, तो ये सही है। रिवर इंदस फ्लो थ्रू द रीजन, ये भी सही है। इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालय, ये भी सही है क्योंकि हिमालय वहां तक रेन पहुंचने ही नहीं देता है, हिमालय से पहले ही बारिश हो जाती है। दिस रीजन हैज इनॉर्मस वैरायटी ऑफ सलीन लेक बेड, तो ये गलत है। सलीन लेक बेड नहीं पाए जाते यहाँ पे, यहाँ फ्रेश वाटर लेक पाई जाएंगी। चलो इस लेक्चर को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जो 150 क्वेश्चन है उनको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। ओके देन बाय।